हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं एकलव्य। बात करें इंटरनेशनल करंट अफेयर्स 14 मई 2026। चलिए शुरू करते हैं। ऑन मई 14 2026 द ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग कमेंट्स इन न्यू दिल्ली, which specific theme is scheduled for the second day of the summit to mark the group's 20-year milestone? Option A, BRICS at 20, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. Option B, Multilateralism in a post-war energy landscape. Option C, Digital Sovereignty and Global South Cooperation. Option D, Strengthening the New Development Bank Framework. Option A is the correct answer. BRICS at 20, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. The meeting chaired by S. Jaishankar on May 14, 2026 designated BRICS at 20, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability as the core theme for the second day session to celebrate the 20-year milestone. चलिए स्टैटिक जीके के बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं। ब्रिक्स के बारे में ये एस्टेब्लिश कब हुआ था? 2006 शुरुआत हुई थी फॉरेन मिनिस्टर के मीटिंग से। पहला फॉर्मल समिट कब हुआ था? फॉर्मल समिट 2009 रूसिया में हुआ था। याद रखिए, शुरुआत 2006 में हुआ था। फॉर्मल मीटिंग, पहला फॉर्मल मीटिंग 2009 रूसिया में हुआ था। इसका एक्सपेंशन के बारे में देखते हैं। 2010 में साउथ अफ्रीका ज्वाइन हुआ, तब से ब्रिक्स कहा जाता है। पहले ब्रिक था, उसके बाद साउथ अफ्रीका ज्वाइन किया। कब? 2010 को, तब से ब्रिक्स कहा गया है। रिसेंटली 2014 आफ्टर 14 ईयर्स 2024 आफ्टर 14 ईयर 2010 के बाद 2024 में एक्सपेंशन में इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और यूएई भी शामिल हुए। कौन कौन? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और यूएई यहां शामिल हुए। कब? 2024। 2010 में कौन शामिल हुआ? साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स का मेंबरशिप अल्फाबेटिकल ऑर्डर BRICS में रोटेट होता है। 2026 में इंडिया इसका होस्ट है। ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB, इसका हेडक्वार्टर्स कहां पर है? शंघाई, चाइना। ठीक है। इससे ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है। याद रखिए, ब्रिक्स का कोई हेडक्वार्टर नहीं होता है, लेकिन NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर्स कहां पर है? शंघाई, चाइना। नेक्स्ट, during President Donald Trump's visit to Beijing on May 14, 2026, which strategic area did China signal a transactional readiness to assist the US with despite ongoing tensions? Option A, South China Sea de-escalation. Option B, stabilizing the situation around Iran and the Strait of Hormuz. Option C, nuclear disarmament of North Korea. Option D, cyber security and AI regulation standards. Option B, the correct answer, stabilizing the situation around Iran
and the Strait of Hormuz. स्टेट ऑफ हॉर्मुज ये पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ता है। ये ऑयल सप्लाई के लिए एक क्रिटिकल पॉइंट माना जाता है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज याद रखिए किसको जोड़ता है? पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ता है। On May 14, 2026, reports from Beijing summit indicated China signaled readiness to play a more active role in stabilizing Iran and the Strait of Hormuz. Though analysts noted this cooperation would remain limited and tied to Beijing's priorities. Next. As per the global reports on May 14, 2026, which Rome-based UN specialized agency is leading the mandate for eradicating rural poverty and hunger with India as a founding member. याद रखिए इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है किसका? ऑप्शन ए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP, ऑप्शन बी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, ऑप्शन सी इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट IFAD, ऑप्शन डी ग्लोबल अलायंस फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन GAIN. Option C is the correct answer. International Fund for Agricultural Development IFAD. चलिए स्टैटिक जीके के बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं। IFAD के बारे में, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1977। इसका मेन फोकस रूरल पॉवर्टी को मिटाने के लिए होता है। टू बी नोटेड, इंडिया इसका एक फाउंडिंग मेंबर है। किसका? इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है IFAD का, ठीक है, और इसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड का एक हिस्सा है। इसके अलावा रोम इटली में 2 और मेन फूड एजेंसी हैं। कौन कौन? FAO फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO और WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। रोम में 2 और मेन फूड एजेंसी है। कौन कौन? FAO और WFP, और IFAD तीनों रोम में ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट, according to the International Energy Agency IEA oil market report released in May 2026, how much is world oil demand forecast to contract year on year in 2026 compared to pre-war forecasts? ऑप्शन है 1.2 MB पर D, याद रखिए MB पर D, इसका फुल फॉर्म है मिलियन बैरल्स पर डे, मिलियंस बैरल पर डे, और KB पर डे, किलो
barrels per day। क्या पूछ रहा है फिर से देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA ऑयल मार्केट रिपोर्ट रिलीज्ड इन मई 2026, by how much is world oil demand forecast to contract year on year in 2026 compared to pre-war forecast? ऑप्शन ए 1.2 MB पर डे, ऑप्शन बी 420 KB पर डे, ऑप्शन सी 2.45 MB पर डे, ऑप्शन डी 850 KB पर डे। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर 420 KB पर डे, किलो बैरल्स पर डे 420। याद रखिए वन स्टैंडर्ड बैरल, एक स्टैंडर्ड बैरल कितना होता है 159, लगभग 159 बैरल्स के बराबर होते हैं, लगभग 159 बैरल्स के बराबर होते हैं। 1 BBL एक स्टैंडर्ड बैरल, ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है। IEA के बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं, चलिए। IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ 1974 अंडर OECD फ्रेमवर्क, OECD फ्रेमवर्क के अंडर 1974 में एस्टेब्लिश हुआ। कौन? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। और रीजन इसका क्या था 1973 ऑयल क्राइसिस, याद रखिए 1973 ऑयल क्राइसिस। ये तीनों चीज आपको याद रखना पड़ेगा। कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, कौन सा फ्रेमवर्क के अंडर हुआ है और क्यों हुआ है। क्यों 1973 ऑयल क्राइसिस कब हुआ 1974 में, कौन सा फ्रेमवर्क के अंडर हुआ OECD। इसका फुल फॉर्म क्या है, OECD का फुल फॉर्म क्या है, OECD इसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर्स कहां पर है, किसका, IEA का। फिर से आते हैं IEA पर। IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, मैं बार बार इसीलिए बोलता हूं कि आपको याद रहे। इसका हेडक्वार्टर्स पेरिस फ्रांस में है। ये कौन कौन सा रिपोर्ट रिलीज करता है IEA ने, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, और इसके अलावा ऑयल मार्केट रिपोर्ट रिलीज करता है, ऑयल मार्केट रिपोर्ट। टू बी नोटेड पर क्या आता है, इंडिया IEA का एसोसिएट मेंबर है, फुल मेंबर नहीं, याद रखिए इंडिया IEA का एसोसिएट मेंबर है लेकिन फुल मेंबर नहीं है। नेक्स्ट, On May 14, 2026, the UN Secretary General
welcomed a significant humanitarian contribution from which country to support life-saving work globally? Option A, Germany $1.2 billion. Option B, United States $1.8 billion. Option C, China $2.0 billion. Option D, Japan $900 million. Option B is the correct answer. United States $1.8 billion. Next. A major breakthrough in the Yemen conflict was announced on May 14, 2024, involving the release of conflict-related detainees. How many detainees are involved in this agreement? The largest since the conflict began. ऑप्शन है मोर देन 500, सॉरी ये 500 है, ठीक है, मोर देन 500. ऑप्शन बी मोर देन 1600. ऑप्शन सी एग्जैक्टली 2500. ऑप्शन डी approximately 800. Option B is the correct answer. More than 1600 detainees are involved in this agreement, the largest since the conflict began. येमेन, यहाँ पर हाउदी मूवमेंट चल रहा है हाल ही में. इसका बॉर्डर का देखे तो सऊदी अरेबिया और ओमान, सऊदी अरेबिया और ओमान, ओमान से लगती है, ठीक है. नेक्स्ट. The UNDP report titled "Who Pays the Price? Gender Inequality and Sovereign Debt," discussed on May 14, 2024, reveals that high debt level reduce life expectancy for women by what percentage? The UNDP report titled "Who Pays the Price? Gender Inequality and Sovereign Debt," discussed on May 14, 2024, reveals that high debt levels reduce life expectancy for women by what percentage? Option A 3.5%. Option B 5.9%. Option C 7.7%. Option D 10.2%. Option B is the correct answer, 5.9%. Option B 5.9%. चलिए स्टैटिक जीके पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं थोड़ा यूएनडीपी के बारे में. यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम एस्टेब्लिशमेंट 1965 में हुआ. इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? न्यूयॉर्क. यूएनडीपी हर साल एचडीआई रिपोर्ट रिलीज करता है. कौन सा रिपोर्ट? एचडीआई रिपोर्ट.
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा रिपोर्ट रिलीज करता है, बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूएनडीपी कौन सा रिपोर्ट रिलीज करता है? एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसका नाम में ही है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, डेवलपमेंट वर्ड यहां पे भी आ जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, याद रखने का बहुत ही सहज है। चलिए, the UNDP report, part of the economics initiative, stated that rising sovereign debt reduces life expectancy by 5.9% for women। याद रखिए, 5.9% for women और 7.7% for women, सॉरी फॉर मैन। वोमेन के लिए कितना परसेंट है? 5.9% और मेन का 7.7% इन अफेक्टेड डेवलपिंग नेशंस। याद रखिए। नेक्स्ट, scientists from Texas A&M, as reported on May 14, 2024, are exploring which technology to replace thermal stabilization for safer, higher quality space food systems। ऑप्शन है गामा रेडिएशन प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन बीम ई बीम टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी हाई प्रेशर प्रोसेसिंग, ऑप्शन डी पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड टेक्नोलॉजी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ई बीम टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉन बीम टेक्नोलॉजी। याद रखिए, ई बीम इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेगा, ई का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ इलेक्ट्रॉन बीम। ये टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है किसको रिप्लेस करने के लिए? ना थर्मल स्टेबलाइजेशन फॉर सेफर हायर क्वालिटी स्पेस फूड सिस्टम। बताओ, ई बीम टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है स्पेस फूड सिस्टम को थर्मल स्टेबलाइजेशन और सेफर हाई क्वालिटी रखने के लिए। चलिए समझते हैं ये ई बीम टेक्नोलॉजी आखिर है क्या। एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स का यूज बैक्टीरिया मारने के लिए किया जाता है बिना टेस्ट चेंज किए। समझो, बैक्टीरिया मर जाएगा और क्या, बिना टेस्ट चेंज किए। ठीक है, इसका यही टेक्नोलॉजी है। टू बी नोटेड, स्पेस में पहला खाना यूरी गगारिन ने खाया था। मजे की बात है यही है, और याद रखने की भी बात है कि स्पेस में पहला खाना यूरी गगारिन ने खाया था। ई बीम का यूज मेडिकल स्टरिलाइजेशन और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में भी यूज होता है। कहां पर यूज होता है? उसके अलावा मेडिकल स्टरिलाइजेशन और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डॉक्टर सुरेश पिल्लाई highlighted on May 14, 2024 that E-beam technology uses ionizing energy to eliminate microorganisms in space food, preserving texture and flavor better than traditional thermal pouch processing। Next,
In the context of India's recalibrated diplomacy discussed on May 14, 2026, which article of the WTO GATT framework is being proposed to insulate infant high-tech sectors through import tariffs? Option A Article 6, option B Article 12, option C Article 18, option D Article 24. ये सब कौन सा आर्टिकल है ना? गाट फ्रेमवर्क का आर्टिकल है। गाट का फुल फॉर्म क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। याद रखिए, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ठीक, यहाँ ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, आर्टिकल 18। Article 18 of the WTO GATT framework is being proposed to insulate infant high-tech sectors through import tariffs. Article 18 of GATT इसका क्या है देखते हैं, चलिए ये क्या बोलता है। ये डेवलपिंग कंट्रीज को परमिशन देता है कि वो अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए टैरिफ्स लगा सकें। गाट का फुल फॉर्म अभी बताया क्या? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड्स। कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1948। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। गाट 1948 को फॉर्म हुआ था। इसी को रिप्लेस करते हैं 1995 WTO बना। पहले गाट था, उसके बाद WTO बना। कब? 1995। और इसका हेडक्वार्टर अभी कहां पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक, चलिए The UN Secretary is scheduled to travel to Tokyo this weekend to chair the biannual session of which body? Option A UN General Assembly First Committee, option B UN System Chief Executive Boards for Coordination CEB, option C the Economic and Social Council ECOSOC, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, ऑप्शन डी द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ। हाल ही में एक बायनुअल सेशन हुआ था, कहां पर? टोक्यो में। कौन सा बॉडी पूछ रहा है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यूएन सिस्टम चीफ एग्जीक्यूटिव्स बोर्ड फॉर कोऑर्डिनेशन। यूएन सिस्टम चीफ्स एग्जीक्यूटिव्स बोर्ड फॉर कोऑर्डिनेशन CEB। याद रखिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, according to geopolitical analysis on May 14, 2026, what is the US code name for joint military operations with Israel against Iran that has been underway for nearly 2 months? Option A Operation Desert Shield 2, option B Operation Epic Fury, option C Operation Iron Resolve, ऑप्शन डी ऑपरेशन सेंटिनल स्ट्राइक।
ईरान ने बहुत ही सुर्खियों में रहा न्यूज में। यहाँ ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। एक कोड नेम बहुत ही पूछता है एग्जाम में, डिफेंस एग्जाम में, ठीक है, फॉर द जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशंस। चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। डिफेंस एग्जाम में मिलिट्री ऑपरेशन के लिए बहुत पूछते हैं। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन का रेस्क्यू के लिए यूज किया गया था, ऑपरेशन गंगा। याद रखिए ऑपरेशन गंगा किसके लिए यूज हुआ था ना, यूक्रेन रेस्क्यू के लिए। Identified Operation Epic Fury as the US code name for the active joint military campaign against Iran. Next. The IFPMA delivered a statement at a multi-stakeholder hearing in New York on May 14, 2026, ahead of which upcoming UN high-level meeting? Option A, high-level meeting on universal health coverage. Option B, high-level meeting on HIV AIDS. Option C, high-level meeting on antimicrobial resistance. Option D, high-level meeting on pandemic preparedness. Option B, the correct answer, high-level meeting on HIV AIDS. कहाँ पर हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है स्टैटिक जीके रिलेटेड, देखिए। वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? दिसंबर 1। वर्ल्ड एड्स डे दिसंबर 1 को मनाया जाता है हर साल। टू बी नोटेड SDG गोल 3, SDG गोल 3, इसका टारगेट 2030 तक एड्स एपिडेमिक को खत्म करना है। 2030 तक इसका खत्म करना है, ठीक। नेक्स्ट, on May 14, 2026, discussions on India's strategic expansion highlighted its trade agreement with which European body alongside the European Union to reflect Europe's rising strategic significance. Option A, Nordic Council. Option B, European Free Trade Association EFTA. Option C, Council of Europe. Option D, Benelux Union. Option B is the correct answer, European Free Trade Association EFTA. चलिए EFTA के बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, इसमें 4 कंट्री हैं, सिर्फ 4, याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। EFTA
इसमें 4 कंट्री हैं, कौन कौन? आइसलैंड, लिएचटेनस्टाइन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। कौन कौन है? आइसलैंड, लिएचटेनस्टाइन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। ध्यान देने की बात यह है कि ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, ठीक है, यूरोप यूनियन का पार्ट नहीं है। टू बी नोटेड कि इंडिया और ईएफटीए ने हाल ही में ट्रेड और इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट टेपा साइन किया। क्या साइन किया? टेपा। इंडिया और ईएफटीए, टेपा का फुल फॉर्म क्या है ना? ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिया और ईएफटीए ने हाल ही में ट्रेड और इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट टेपा साइन किया है। नेक्स्ट, India's recalibrated strategy includes expanding engagement with both the European Union and the European Free Trade Association (EFTA) for trade and technology energy investments. Next, as reported on May 14, 2026, the output from Gulf countries affected by the closure of the Strait of Hormuz was how many million barrels per day below pre-war levels? Option A 5.5 MB per D, option B 10.1 MB per D, MB per D का मतलब है मिलियन बैरल्स पर डे। ऑप्शन सी 14.4 मिलियन बैरल पर डे, ऑप्शन डी 18.2 MB पर डी। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर 14.4 मिलियन बैरल पर डे। नेक्स्ट, A high-level symposium entitled Celebrating 70 is scheduled in Tokyo, announced May 14, 2026. What milestone does this 70 refer to? Option A 70 years of the UN Charter, option B 70 years of Japan UN cooperation, option C 70 years of Japanese Constitution, option D 70 years since the end of Korean War. Option B the correct answer 70 years of Japan UN cooperation. अब जापान के साथ जापान और यूएन का 70 साल कंप्लीट हो गया। जापान का एंट्री यूएन में कब हुआ था? 1956, याद रखिए 1956। टू बी नोटेड यूएनएससी में आज नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में जापान सबसे ज्यादा बार चुना गया है, ठीक है, सबसे ज्यादा बार चुना गया जापान। हमेशा याद रखिए स्टैटिक जीके का जो भी आता है ना करेंट इवेंट्स से ही आता है। अगर हाल ही में सुर्खियों में रही है तो आ ही जाएगा, वही चीजें रिलेटेड है तो आ ही जाएगा। तो याद रखिए जो भी टू बी पॉइंट नोटेड है या एक्सप्लेनेशन में जो दे रहा हूँ वो याद रखिए या नोट कर लीजिए ताकि एग्जाम में आपको याद रहे। ठीक, चलिए
Green Steel on May 14, 2026 highlighted a technology that uses green hydrogen instead of coal natural gas. What is the name of this process? Option A, basic oxygen steel making. Option B, DRI, direct reduced iron. Option C, electric arc furnace, EAF melting. Option D, blast furnace induction. Option B, the correct answer, direct reduced iron, DRI. चलिए समझते हैं ग्रीन स्टील आखिर है क्या, क्यों इसको ग्रीन स्टील बोलते हैं। क्या ग्रीन दिखता है क्या? नहीं ना। लेकिन इसका प्रोसेस जब स्टील बनते हैं और उस वक्त फॉसिल फ्यूल की जगह हाइड्रोजन या रिन्यूएबल एनर्जी का यूज हो, उसे ग्रीन स्टील कहते हैं। इसका प्रोसेस क्या होता है ना, हाइड्रोजन या रिन्यूएबल एनर्जी का यूज हो तो उसे ग्रीन स्टील कहते हैं। किसके रिप्लेस कर रहे हैं? फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए इसको ग्रीन स्टील कहते हैं। DRI प्रोसेस, डायरेक्ट रेड्यूस आयरन, ये इंजीनियरिंग के लिए है। आपको अगर समझना है तो मैं बता देता हूँ। इसमें आयरन और से ऑक्सीजन निकाली जाती है बिना मोल्टन स्टेट में लाए, ठीक है, उसको बिना मोल्ट किए या बिना पिघलाए उससे ऑक्सीजन निकाली जाती है, उसको DRI प्रोसेस कहते हैं। याद रखिए, सब कुछ याद रखिए ताकि आपको स्टोरी पता रहे और क्या चल रहा है क्या नहीं, सो एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगा। ऐसा नहीं कि हाँ मैं ऑप्शन के याद रख दूंगा या जो क्वेश्चन है याद दूंगा, ऐसे नहीं होता। आपको स्टोरी थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा ताकि आपको लॉन्ग टर्म फायदा मिले, ठीक। चलिए, direct reduced iron DRI using green hydrogen was identified on May 14 as a key technology for significantly lowering carbon emissions in global steel production. चलिए नेक्स्ट, in the UN briefing on May 14, 2026, who was mentioned as the current Prime Minister of Japan, scheduled to meet the UN Secretary General? करंट का फिलहाल कौन है प्राइम मिनिस्टर? ऑप्शन ए फूमियो किशिदा, ऑप्शन बी सनाई तकैची, ऑप्शन सी योशिहिदे सुगा, ऑप्शन डी तारो कोनो। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सनाई तकैची। टू बी नोटेड, चलिए कुछ पॉइंट देख लेते हैं। जापान का पार्लियामेंट को डायट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जापान का पार्लियामेंट को डायट कहा जाता है। ये तुम्हारा खाना पीने का काम नहीं है भाई, डाइट नहीं है ये। डाइट का मतलब है लैटिन वर्ड डिएटा से आता है। किससे आता है? डिएटा, याद रखिए डिएटा से आता है, जिसका मतलब होता है असेंबली या मीटिंग। इसका मीनिंग क्या है? असेंबली या मीटिंग, याद रखिए। डाइट, डाइट का मतलब मीटिंग। ये किससे जुड़ा हुआ है डाइट? जापान, याद रखिए जापान का पार्लियामेंट को डाइट कहा जाता है। नेक्स्ट,
as a strategy to neutralize US dollar liquidity vulnerability, which institutional mechanism was proposed during international diplomacy talks on May 14, 2026? सारे देश यूएस डॉलर को न्यूट्रलाइज करने के लिए अपना सिस्टम बनाते हैं। तो ये पूछ रहा है कि व्हिच इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म वाज प्रपोज्ड ड्यूरिंग इंटरनेशनल डिप्लोमेसी टॉक्स ऑन May 14, 2026। ऑप्शन ए ग्लोबल क्रिप्टो रिजर्व, ऑप्शन बी मल्टीलैटरल रीजनल क्लियरिंग यूनियन, ऑप्शन सी गोल्ड बैक्ड ट्रेड कॉरिडोर्स, ऑप्शन डी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC स्वैप लाइन्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मल्टीलैटरल रीजनल क्लियरिंग यूनियन। ऑप्शन बी, ये आखिर है क्या मल्टीलैटरल रीजनल क्लियरिंग यूनियन? ये क्या क्या है? यहाँ पर देश आपस में बिना डॉलर यूज किए अपनी करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बिजनेस कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, ठीक है, अपनी करेंसी में बिना यूएस डॉलर का यूज करके, ठीक है। इस प्रोसेस को डी डॉलराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डी डॉलराइजेशन कहते हैं। इसका मतलब डॉलर पर डिपेंडेंसी कम करना है। ऐसे ही और एक एग्जाम्पल है। क्या है? ACU, एशियन क्लियरिंग यूनियन। ACU इसका फुल फॉर्म है एशियन क्लियरिंग यूनियन। इसका एक एग्जाम्पल है जिसका हेडक्वार्टर, ACU के हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तेहरान। याद रखिए, एशियन क्लियरिंग यूनियन इसका हेडक्वार्टर तेहरान पर है। ये स्टैटिक जीके में आ ही जाता है क्योंकि ये रिसेंटली करंट इवेंट्स में आया है, तो एग्जाम में आने का चांस बहुत ही हो जाता है। तो रेंडमली स्टैटिक जीके याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन जो करंट इवेंट्स में आता है उसको याद रखिए, बाकी रिलेटेड पॉइंट्स है, ठीक है। नेक्स्ट, International Health News on May 14, 2026 reported on the death of an Indian professional from valley fever. What type of infection is this? Option A, bacterial infection from contaminated water. Option B, viral infection transmitted by mosquitoes. Option C, respiratory infection caused by Coccidioides fungus. Coccidioides fungus. Option D, parasitic infection from livestock. Option C is the correct answer, respiratory infection caused by Coccidioides fungus. मेडिकल साइंस में कौन सा वर्ड याद रखने का पड़ता है, देख रहे हो? कोक्सीडियोइडेस फंगस, ठीक है। ये डिजीज एंड हेल्थ के बारे में आता है। ये स्टैटिक जीके का भी रिलेटेड हो सकता है, लेकिन करंट इवेंट्स में रिलेटेड है। ये लंग्स को अफेक्ट करता है। किसको अफेक्ट करता है? लंग्स। याद रखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है लंग्स। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, valley fever is a respiratory infection caused by the Coccidioides fungus found in arid soils with a spread linked to extreme weather cycles of rain and drought. कहाँ पर देखने को मिलेगा?
जहां पर एक्सट्रीम वेदर साइकिल होता है, जहां पर ज्यादा बारिश होता है या जहां पर सूखा रहता है। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, ठीक है। नेक्स्ट, Which country holds the chairmanship of BRICS for the calendar year 2026 as confirmed during the New Delhi meeting on May 14? क्या पूछ रहा है? कौन सा कंट्री ब्रिक्स का चेयरमैनशिप ले रहा है अभी 2026 में? ऑप्शन है ब्राजील, ऑप्शन बी रूसिया, ऑप्शन सी इंडिया, ऑप्शन डी साउथ अफ्रीका। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, इंडिया। चलिए ब्रिक्स के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। मैं पहले ही बात कर चुका हूं, यहाँ थोड़ा अलग देखते हैं। इस बार इंडिया ने होस्ट कर रहा है, पहले भी होस्ट किया था। कब कब? 2012, 2016 और 2021। याद रखिए हर 4 साल में आ रहा है, लेकिन ये 2020 ना होके 2021। याद रखिए, ये एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2012, 2016 और 2021, इससे रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। क्या है? शेरपा। शेरपा किसको कहते हैं? हर देश का एक हाई लेवल ऑफिशियल होता है जो समिट की तैयारी करता है, उसे शेरपा कहते हैं। ठीक है, हर देश का एक हाई लेवल ऑफिशियल होता है जो समिट की तैयारी करता है, उसे शेरपा कहते हैं। इस साल का थीम क्या है भाई? थीम 2026 क्या है? फोकस रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स और डिजिटल इंफ्रा पर है। ठीक है, इसका फोकस किस पर है ना? रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स, और डिजिटल इंफ्रा पर है। ठीक, नेक्स्ट। थैंक यू। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? अभी मैं QR कोड लाया हूँ, स्कैन कीजिए, जाइए फटाफट और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, डेली आपको मिलता है। और ये मेरा YouTube चैनल है, Instagram ID है और टेलीग्राम चैनल में आप जुड़ सकते हैं। और लाइक सब्सक्राइब जो भी करना है कर दीजिए फटाफट जाके। और हाँ, अपना तैयारी अच्छे से कीजिए। रखता हूँ, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।